अब तक जो भी जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग और स्वागत करते हैं आप लोग का फिर से एक नई क्लास में। एक बार हमको बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, अगर ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए और ठीक भी है तो कमेंट में लिख दीजिए। कोई भी रिप्लाई करें। ठीक है ना। हाँ एकदम ओके। ठीक, तो सबसे पहले संदीप जी जुड़े हैं क्या? अगर जुड़े हैं तो पहले आपका जो क्वेश्चन था उसको आप पूछ लीजिए, तब तक बाकी लोगों को जुड़ने के लिए टाइम देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है? देख लेते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पर शो कर रहा है कटा हुआ इसलिए। और नहीं, यहाँ पर तो दिख रहा है कि ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, वहां आप लोग का क्या दिख रहा है? क्रॉस चिन्ह दिखा हुआ अभी भी? अभी भी क्रॉस चिन्ह नहीं है इसलिए। अच्छा, एक बार एग्जिट हो जाते हैं फिर से कोई हो जाता है ना। हाँ हम थोड़ा सा एग्जिट हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इशू होता है। नहीं बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा उनका क्या दिखा रहा है। क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं कि शुरू में जब जुड़े थे ना तो लिख रहा था समथिंग हो रहा है ना। ठीक है, शुरू में जब जुड़े थे ना तो उसमें लिख रहा था कि समथिंग वेंट रॉन्ग और फिर ठीक हो गया। ओके, तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमको संदीप जी बोले थे, लेकिन अब तक हम उसका रिप्लाई नहीं दे सके हैं। और क्लास अभी क्लास के दौरान अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं और हम लोग अब जल्दी से रिलेटिविटी की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो एक बार क्लियर कर लीजिए, शायद संदीप जी नहीं जुड़े हैं। जी सर जुड़े। हाँ, क्या क्वेश्चन था एक बार हमको बताइए तो, जो एकदम जरूरी चीज हो। रुकिए सर। वो सर वो एडिसिव फोर्स और सर को एडिसिव फोर्स जो है ना सर, तो वो सर मतलब क्यों लगता है सर? मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का वो जो मास है ना इसलिए लगता है या फिर दूसरा कुछ कारण है सर? नहीं नहीं, मास के कारण नहीं, वो उसका नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एक तरह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स उसका मूल कारण है। जो ये एटम है ना, उस एटम में ये आपका न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चक्कर काट रहा है, फिर दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में एक तरह का इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो चलता है, उसका मूल कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर शॉर्टकट में बताया जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन समान पदार्थों के अणुओं के बीच का फोर्स, उसको हम लोग क्या बोल दिए? कोहेसिव फोर्स। और अगर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में है तो उसको हमने कह दिया एडेसिव फोर्स। और दोनों का वैल्यू कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, वो डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मतलब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसका नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हेलो। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ हाँ। और एक सर दूसरा क्वेश्चन था वो जो सर सरफेस टेंशन से था सर। अगर द्रव्य है सर, कोई द्रव्य है सर, लिक्विड है, ड्रॉप है सर, अगर मान के चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा लेंगे तो वो जो लिक्विड का ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा उसका आयतन। तो लिक्विड का तो सर गुण होता है कि सर वो अपने आप को सिकुड़ने का कोशिश करता है वो सर, तो क्यों बढ़ जाएगा सर? हाँ, मतलब ये कह रहे कि उल्टा चीज आने लगा ना। ठीक है, हाँ जी एक तो हमने कहा कि सरफेस टेंशन के चलते लिक्विड क्या होता है, सिकुड़ना चाहता है।
अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। और इधर से एक और लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा। अंदर से एगो प्रेशर लगता है लिक्विड का प्रेशर, है ना, तो उसको हम लोग मान के चलिए पी नाम दे दिए, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट नाम दे दिए। तो ये अगर गायब कर देंगे तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, ठीक। देखिए ये देखिए, जब हम लोग इस वाटर को ले रहे हैं तो एक साथ उस पर ढेर सारा फोर्स लग सकता है, एक साथ जो है एक फोर्स ना होकर कई फोर्स लग सकता है डिफरेंट रीजन से। जैसे एक सरफेस टेंशन के चलते भी फोर्स लगता है जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, प्रेशर के चलते भी एक फोर्स लगता है उसके कारण उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर में भी प्रेशर है, सरफेस टेंशन भी है, तो सब मिलकर बैलेंस रहता है। कैसे बैलेंस रहता है कि अंदर का प्रेशर जो है ना वो दो चीज को बराबर करता है, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एक क्या होता है, सरफेस टेंशन वाली प्रेशर, ठीक है। सरफेस टेंशन का कारण फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण भी प्रेशर लगा। तो यहां पर ये जो अंदर का प्रेशर है वो दोनों के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सरफेस टेंशन। तो फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में है, ये लगातार सिकुड़ते जाएगा ऐसा लेकिन नहीं होगा, लेकिन वो सिकुड़ने का कोशिश करता है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर चुका है। वो कैसे मिनिमम कर चुका है, क्योंकि स्फेरिकल बन गया है और मिनिमम नहीं हो सकता, एक बार स्फेयर बन गया मतलब वो मिनिमम हो गया, ठीक है। और इसमें जो है एक सरफेस टेंशन उसी के कारण लगा और ये सरफेस टेंशन के चलते सिकुड़ने का प्रयत्न करेगा, लेकिन और वो सिकुड़ नहीं सकता है क्योंकि अब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो अंदर में एक प्रेशर, बाहर में एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और ये सरफेस टेंशन के चलते एक और फोर्स लगा, उसके कारण एक प्रेशर होता है 2T/R। तो अंदर वाला प्रेशर दो चीज के इक्वल है ना, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एक सरफेस टेंशन वाला प्रेशर। अगर अचानक से ये गायब हो जाए तो ये दोनों तो बराबर नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, P का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 2T/R से। देखिए सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर है उससे भी ज्यादा प्रेशर किसका हो जाएगा, ये अंदर वाला प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर वाला प्रेशर। तो जिसके कारण उसको क्या करेगा, वो धकेलेगा अंदर से धकेलेगा, तो उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज ये बैलेंस नहीं हो रहा है, सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है और अंदर वाला जो फोर्स है वो दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये कारण है। ओके जी सर। सर और क्वेश्चन हाँ सर, टर्मिनल वेलोसिटी सर। तो सर मान के चलिए लिक्विड नहीं बह रहा, लिक्विड हो या फिर एयर हो, वो नहीं बह रहा है सर। हाँ, तो जहां से हम फ्लो नहीं हो रहा पढ़े है, बहुत पहले एक बार, हाँ फ्लो नहीं हो रहा है, हाँ बहुत पहले पढ़े थे सर कि एयर में भी टर्मिनल वेलोसिटी होता है सर। मतलब कोई अगर वस्तु ऊपर से गिर रहा है तो बहुत ऊंचाई से, तो एक टाइम ऐसा आएगा हम्म तो उससे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी हो ही नहीं सकता। हम्म तो सर आप यहाँ से पढ़ाए सर, विस्कोसिटी में पढ़ाए उसको सर, तो उसमें तो जो विस्कोसिटी का डायरेक्शन है सर वो तो मतलब हॉरिजॉन्टल है सर, और ऊपर से गिर रहा है, वर्टिकली गिर रहा है सर। तो उसको मतलब जैसे फोर्स का इफेक्ट तो सर 90 डिग्री पर हो रहा है सर, तो उस पर कैसे फिर भी काम किया सर, तो उसका डायरेक्शन भी होगा सर। तो आप सर उसको ऊपर वो दिखा रहे हैं ना सर, तो मतलब उसको ऊपर तो नहीं लाना चाहिए था ना सर विस्कोसिटी फोर्स को। ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, उसको क्लियर करते हैं। हमने कहा कि विस्कस फोर्स किधर लगता है, हॉरिजॉन्टल लगता है, ये सही बात है। लेकिन ये विस्कस फोर्स कब लगेगा, जब लिक्विड अगर मान के चलिए बिल्कुल शांत है, स्टील है, ये स्टील वाटर है। अगर ये शांत पानी है, स्टील वाटर है, तो अभी कोई विस्कस फोर्स की बात ही नहीं है। ये विस्कस फोर्स की बात कब होगा, जब लिक्विड फ्लो होगा। और फ्लो होने से मैंने क्या बताया कि एक इसको लेयर बाय लेयर हम बांट सकते हैं, डिफरेंट लेयर में बांट सकते हैं। तो कोई भी दो लेयर एक दूसरे के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। ये चाहता है कि नहीं भाई उसका स्पीड कम करेंगे, ये चाहेगा इसका स्पीड कम करेंगे, तो अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है। इसके मोशन का विरोध होता है, इसलिए क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगा। तो ये कब है, जब यहां पर वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पहली बात। और यहां पर क्या है, अभी स्टिल वाटर है, पानी बह नहीं रहा है। और टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां पर है, फ्लो होता हुआ पानी में हम लोग उसका यूज नहीं किए। कहां पर, पानी जो है वहां पर क्या है, ठहरा हुआ है, या कोई भी मीडियम, कोई भी विस्कस मीडियम क्या है, अभी वो शांत है, हवा जैसे शांत है या पानी ही शांत है, उसमें आप गिराते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो इसका मोशन क्या हो गया, इस तरह से नीचे की तरफ। तो यहां लिक्विड इस तरह से नहीं फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो होता तो विस्कस फोर्स इधर लगता।
अब ये लिक्विड को ऐसे करके चीर रहा है ना, ऐसे करके वो पेनिट्रेट कर रहा है लिक्विड को, तो इसी के अपोजिट क्या होगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो विस्कस फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का मिसकम्युनिकेशन है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जब लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो होगा तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विस्कस फोर्स होगा। लिक्विड को अगर ऊपर तरफ से गिरा रहे हैं तो ऊपर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट को मैंने अगर गिरा दिया लिक्विड में, तो लिक्विड नीचे तरफ गिर रहा है, उसके मोशन का अपोज होगा, इसलिए उस समय विस्कस फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब एक समय सिचुएशन आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी भी हासिल होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हो गया, उम्मीद है क्लेरिफिकेशन हो गया है। अब हम लोग आते हैं रिलेटिविटी में। तो रिलेटिविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? ओके है ना, कुछ रिप्लाई नहीं आया। इसको हम लोग कहते हैं सापेक्षता या सापेक्षिकता। बिल्कुल हमको शांत लग रहा है, डाउट हो रहा है, एक बार हमको बता दीजिए सर। हाँ हेलो सर, हाँ, मेरा वीडियो फंस गया था सर, आप समझ दिए ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ ठीक ठीक, अच्छा हाँ। तो अब बात कर रहे थे रिलेटिविटी का। तो रिलेटिविटी का हिंदी क्या हो गया, सापेक्षता। एकदम शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करते हैं, तब जाके हम लोग बड़ी चीजों को समझ पाएंगे। मानकर चलिए ये एक कार है ए, ठीक, और ये एक कार है बी। कार ए का वेलोसिटी है मान के चलिए 40 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये इस डायरेक्शन में जाती है और ये भी इसी डायरेक्शन में जाती है, दोनों सेम डायरेक्शन। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कार ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, या फिर कार बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, हम लोग पढ़ते हैं ना। तो ये इज इक्वल टू कितना होता है, वी ए माइनस वी बी, ठीक, वी ए माइनस वी बी। इतना कर दिए तो यही हो गया हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी। इसी तरह से अगर हम करते हैं वी बी ए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज है, आप इसको समझिए, अभी कोई हम डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं आए हैं। तो वी बी माइनस वी ए। और आप लोग जानते हैं कि मोशन और रेस्ट, ये जो दोनों वर्ड है ये रिलेटिव वर्ड है, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी को मोशन में कह रहे हैं तो आप डायरेक्टली मोशन नहीं बोल सकते, उसको मोशन में है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और ना ही रेस्ट में आप किसी को बोल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट का जरूरत होगा। जैसे अभी हम कहेंगे कि मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं या फिर मोशन में हूं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट चुनना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, किसके सापेक्ष आप बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम जिस जगह पर है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ये जो कोना है मान के चलिए, इस कोने के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर उसके साथ मेरा पोजीशन नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि हाँ रेस्ट में हूं, आई एम एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर। और अगर हम यहां पर चल रहे हैं तो उसके साथ मेरा पोजीशन क्या हो रहा है, लगातार बदलते जा रहा है। तो अगर लगातार बदलते जा रहा है तो मैं क्या हो गया ना, मोशन में हो गया विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर। इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में हम क्या हो गए, मोशन में हो गए। तो मोशन और रेस्ट क्या हो गया, रिलेटिव टर्म है। इसी रिलेटिव चीज को, मोशन और रेस्ट को जो रिलेटिवली हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कहलाया रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में क्या होता है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में कितना मोशन है, किसके रेस्पेक्ट में कोई रेस्ट में है या मोशन में है, इन सब बातों को हम लोग पढ़ते हैं। और ये सारा चीज बहुत सिंपल रहता है, कब ना, जब किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, काफी कम रहता है। काफी कम रहता है मतलब आप सोच लीजिए कि अगर कोई बुलेट ट्रेन का स्पीड भी अगर आप लेते हैं तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कम वेलोसिटी के रेंज में ही रखेंगे, कम वेलोसिटी के रेंज में रखेंगे। इवन अब बुलेट ट्रेन का जो स्पीड है उसको भी हम लोग कम ही कहेंगे। अब रही बात कि ज्यादा कब हम किसको कहेंगे, तो ज्यादा होगा जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के आसपास
का स्पीड से वो मूव करेगा। लाइट का स्पीड कितना होता है? तो लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, लगभग में। और ये कहां पर होता है? निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। ठीक है। अब किसी का स्पीड अगर इसके ऑर्डर का होगा, इसके आसपास अगर होगा, तो उस समय जो घटनाएं होंगे ना, उतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है। तो रिलेटिविटी का मतलब हो गया एक सिंपल रिलेटिविटी, जैसा हम लोग अभी कह रहे थे कि ये कार ए के रेस्पेक्ट में कार बी का स्पीड कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि कार ए का स्पीड कितना है? 40 है। कार बी का स्पीड कितना है? 50 है। तो हम कहेंगे कि -10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब दोनों मूव करेगा और दोनों जब एक दूसरे को देखेगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं। तब कार ए को लगेगा कि कार बी के साथ उतना तेजी से वो मूव नहीं कर रहे हैं। दोनों अगर पैरेलली जा रहा है और एक दूसरे को देखेगा, कार ए वाला कार बी को अगर देखेगा, तो उसको लगेगा कि हम उतना स्पीड से नहीं जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। इवन यह माइनस ये बता रहा है कि उसको लगेगा कि हम शायद पीछे तरफ जा रहे हैं। कौन? कार ए को ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा कि उसको लगेगा कि शायद हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कितने स्पीड से पीछे जा रहे हैं? ना 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। उसी तरह से कार बी अगर ए को देखेगा, तो उस समय उसको कैसा लगेगा? 50 माइनस 40, दैट इज उसको लगेगा कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से प्लस में है, तो आगे तरफ बढ़ेगा। और मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही एकदम एक दूसरे के करीब भी है और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, और दोनों का स्पीड बराबर हो जाता, 40-40 या 50-50 हो जाता, तो क्या होता है बोलिए तो? 0 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए अगर बी को देखता, तो उसको लगता है कि हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में है। और कार बी भी अगर ए को देखता, तो उसको भी कैसा लगता कि मैं तो रेस्ट में हूं, मूव नहीं कर रहा हूं। जब वही कार ए को ना देखकर वो बगल वाले खिड़की से अगर बाहर तरफ देखता है, बाहर तरफ झांकता है, तो उसको पता चलेगा हम कितना तेजी से मूव कर रहे हैं। और ये चीज हम लोग ट्रेनों में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि ट्रेन पैरेलल भी जा सकती है, ट्रेन अगर एंटी पैरेलल भी जा सकती है, तो हम लोग को अपना स्पीड का जो एहसास है वो लगता है कि शायद हमको ज्यादा हो गया या कम हो गया। दो ट्रेन अगर एक दूसरे के बगल में गुजर रही है, पैरेलल गुजर रही है दोनों पटरी में, तो ऐसा लगता है कि हम शायद रेस्ट में है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेन जो है वो रेस्ट में है, लेकिन चलती हुई ट्रेन को देख लेते हैं तो लगता है कि शायद मेरी ट्रेन मूव कर रही है। ये रिलेटिविटी का इफेक्ट है, रिलेटिविटी के कारण ऐसा होता है। लेकिन इन सारी घटनाओं में जो स्पीड है वो कम ही है। अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, 200 किलोमीटर पर आवर है, या 500 किलोमीटर पर आवर भी है, तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? कम स्पीड के कैटेगरी में रखेंगे। स्पीड का वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये रिलेटिविटी को काफी स्पेशल ढंग से पढ़ना पड़ता है। और वो कितना ज्यादा होना चाहिए? लाइट के स्पीड का बराबर नहीं, लाइट के स्पीड के कंपेरेबल। तो लाइट के स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। तो हो सकता है कि c/2 हो सकता है कि c/10 हो, मतलब c के आसपास का, चाहे उसका 1/10 भाग, चाहे उसका 1/100 भाग, या फिर हो सकता है कि उसका 1/5 भाग, जैसे भी होगा, लेकिन कंपेरेबल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। उस समय हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग तब उसमें क्या पढ़ेंगे? काफी स्पेशल ढंग से हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिविटी को, और इसीलिए बना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं? STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइए बात करते हैं अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मेन पॉइंट्स का। तो पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले ही लेना चाहिए हम लोग को, पेज नंबर 1। फिर आप लोग को जहां जहां कुछ जानना होगा, क्वेश्चन आंसर के द्वारा आप उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? जी सर, हो गया सर। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे आया, कहां से आया, किसने दिया, इन सब बातों को चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो घटनाएं हैं वो अचानक से नहीं आती है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे हिस्ट्री रहते हैं,
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का सक्सेस रहता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का फेलियर भी रहता है, और यही सक्सेस और फेलियर मिलकर क्या करते हैं कि साइंटिस्ट लोग एक के बाद एक तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, और उसके बाद धीरे 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 हम लोग एक सेटिस्फाइड या यूं कहिए कि एक स्टैंडर्ड और एक ऑथेंटिक हम लोग लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे वो आया? तो सबसे पहले ऐसा माना गया था कि अगर ये अर्थ है तो ठीक है, अर्थ के बाहर में एयर है, और बाकी जगह हम लोग क्या मानते हैं? बाकी जगह मानते हैं कि वहां पर क्या है, क्या है, स्पेस है। स्पेस मतलब हो गया कि वहां पर इसको हम लोग अंतरिक्ष कह रहे हैं, है ना, वैक्यूम है। तो ये सन यहां पर है और उसका लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है। तो स्पेस में अगर कुछ भी नहीं है, यहां कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम, जीरो मीडियम, नो मीडियम, तो यहां पर लाइट कैसे आ रही है? जब कोई मीडियम ही नहीं है तो वहां तो उसको रोक देना चाहिए था, तो यहां पर आती हो कैसे? ये बात इस तरह से कहा जा रहा था कि जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मटेरियल मीडियम का जरूरत पड़ता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो किसी तक आवाज पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। कौन सा मीडियम? ना एयर मीडियम हो सकता है, कोई लिक्विड मीडियम हो सकता है, या फिर कोई सॉलिड मीडियम हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक मीडियम होगा तो वहां पर साउंड ट्रेवल करता है। इवन सॉलिड में उसका स्पीड क्या होता है? और ज्यादा होता है। साउंड का स्पीड सॉलिड में और ज्यादा होता है, और एयर में तो सबसे कम होता है, ठीक है। लेकिन आप तक ये आवाज कैसे पहुंच रहा है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए से पहुंच रहा है। मेरा साउंड को यहां पर एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, जो कि वो क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए से, ब्लूटूथ के जरिए से, एक वो तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए से फिर वो रेडिएट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और वो आप तक पहुंच रहा है। खैर वो दूसरी बात है। लेकिन अभी हम कह रहे थे कि यहां पर क्या है? कोई मीडियम नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग को ऐसा लगता था कि नहीं भाई, यहां भी कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, ताकि यहां पर लाइट को यहां से लेकर यहां तक, अभी हम लोग को लगता है कि ये तो बेवकूफ वाला बात हो गया, लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि यहां पर कोई मीडियम है। और उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं भाई, यहां पर एक मीडियम है। और कौन सा मीडियम है? ना यहां पर ईथर है। वहां पर नो मीडियम की बात नहीं है, वहां पर क्या था? ईथर। ईथर नाम का एक मीडियम है, हवा की तरह मान के चलिए, ठीक है, एक इलास्टिक मीडियम है। तो ये ईथर नाम का एक मीडियम का पहले कल्पना किया गया, पहले यही चीज माना गया था, और साउंड जो है इस ईथर से होते हुए हमारी धरती तक पहुंचता है, ठीक। तो इस ईथर का कॉन्सेप्ट को पहली बार किसने गलत बताया या किसने निकाला कि भाई यहां पर कोई ईथर नाम का चीज होता ही नहीं है? तो उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट किया गया माइकलसन के द्वारा, और उनका नाम है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन और मॉर्ले दो साइंटिस्ट हैं। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकला कि देयर इज नो ईथर, ईथर नाम का कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। कैसे निकाला? तो ये माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको बता भी देंगे, ये हमारे पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ पीजीटी के सिलेबस में माइकलसन मॉर्ले है। तो कैसे आया? तो वहां पर एक, ठीक है, उसको हम चर्चा नहीं कर रहे कि फिर वो लेंदी हो जाएगा। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से ये हम लोग को पता चला कि वहां पर कोई ईथर नहीं है। और एक बात पता चलता है माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट से, पहला रिजल्ट तो ये निकला, बहुत बड़ा रिजल्ट, कि देयर इज नो ईथर इन दिस स्पेस, देयर इज वैक्यूम, जीरो मीडियम, नो मीडियम देयर इज। अब यहां पर दूसरा बात आ गया कि वहां पर उन्होंने ये भी निकला कि लाइट का जो स्पीड है होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये वैक्यूम में क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये बदलने वाला चीज नहीं है। कहां पर? वैक्यूम में। तो दो रिजल्ट उनका निकल गया, कहां से? माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट से। अब बारी आता है आइंस्टीन का। उन्होंने इस माइकलसन मॉर्ले का जो रिजल्ट निकला, जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, उसका रिजल्ट को उन्होंने कंक्लूड किया, मतलब उसको उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आखिरकार हम अब क्या बोल सकते हैं। तो क्या क्या बोला गया, अब उस पर हम आते हैं।
तो अब इस माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बाद ही आइंस्टीन ने एक विशेष तरह का थ्योरी दिया जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी तक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं निकला था, तो पहली बार किसने उसको दिया? ना आइंस्टीन ने दिया, और तब इसी रिलेटिविटी का नाम पड़ गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना? काफी स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में? आइए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये बात क्या आ गया, ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, आप कैसे बताइएगा? आप कहेंगे सर आप तो रेस्ट में हैं, आप खड़े वहां पर हैं, तो ये बात गलत हो सकता है। आप भी अपने रूम में अभी बैठकर मोबाइल से आप मेरे क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं, मतलब आप रेस्ट में हैं। साधारण तौर पर यही सब कोई कह देगा, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, आप मोशन में हैं। क्यों मोशन में है? क्योंकि आप कहां पर है? अर्थ में है, और अर्थ क्या रेस्ट में है? अर्थ तो मूव कर रही है, सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है? लगातार चक्कर काट रही है। दूसरी बात, वो लट्टू की तरह घूम भी रही है, स्पिन भी कर रही है, ठीक है? स्पिन करते 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 वो आगे भी बढ़ रही है, एक जगह पर तो है ही नहीं। तो अर्थ कोई गाड़ी की तरह मान लीजिए और हम वहां पर बैठ गए, तो अर्थ लगातार घूम रही है, गाड़ी घूम रही है, तो हम भी तो उसके साथ साथ घूम रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम कैसे रेस्ट में हो गए? हम तो मोशन में हो गए। तो हम किसके कंपैरिजन में? सन के कंपैरिजन में, मून के कंपैरिजन में, या स्पेस का कोई एक पॉइंट ले लीजिए, उसके कंपैरिजन में हम लगातार मोशन में हैं। इवन हम यहां बैठे भी हुए हैं, खड़े भी हैं, फिर भी हम क्या है? मोशन में हैं। लेकिन जब हम अपने आप को तुलना करते हैं इस कॉर्नर के साथ, कि मेरे बोर्ड के इस कॉर्नर को अगर हम ले लेते हैं एज ए पॉइंट, तो मेरा पोजीशन क्या हो रहा है? नहीं बदल रहा है। मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, मतलब हम क्या हो गया? रेस्ट में है। तो एट द सेम टाइम आई एम एट रेस्ट एंड ऑल्सो आई एम इन मोशन। कैसे? मैं रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में हो गया? ना इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में, और मोशन किसके रेस्पेक्ट में हो गया? सन के रेस्पेक्ट में। इसलिए मैंने पहले बताया था कि मोशन और रेस्ट ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, हमेशा वही चीज उसका आंसर आएगा, वो हो गया एब्सोल्यूट, है ना? किसी से तुलना करने पर वो नहीं बदलेगा, ठीक है? तो वो होता है एब्सोल्यूट, निरपेक्ष। और किसी से तुलना करने पर बदल जाता है तो हो जाता है वो सापेक्ष। जैसे हम कहते हैं कि सपोज दैट कि बिहार एक गरीब राज्य है, बहुत वो पुअर स्टेट है, मान के चलिए। तो ये पुअर स्टेट हम कैसे कह रहे हैं? अकेला अगर एक ही तो स्टेट होता इंडिया में, तो क्या उसको हम पुअर बोल सकते थे? नहीं, जो है वही है, अमीर है तो वही है, गरीब है तो वही है। लेकिन उसको कंपैरिजन करते हैं, 24 कह रहे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, या फिर 8 जो आपका यूनियन टेरिटरी है, सबके साथ कंपैरिजन करते हैं तो लगता है कि ये बिहार क्या है? गरीब है, उड़ीसा गरीब है, मान के चलिए। तो बाकी से कंपेयर किए तब जाके वो गरीब हो गया। तो गरीब, अमीर, खुश, दुखी, ये सब बात सब क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है ना? सबसे अमीर किसी को बोल नहीं सकते हैं, खैर सबसे खुश किसी को बोल नहीं सकते। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव वर्ड का। तो मोशन और रेस्ट ये क्या होता है? ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर हो गया? अब बात कर रहे थे फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? एक ऐसा पॉइंट जिसके साथ हम ये कंपेयर कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे जैसे तैसे नहीं लेंगे, थोड़ा सिस्टम से लेंगे। सिस्टम क्या लेंगे ना? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस को चुनेंगे, ठीक? मैंने आपको सिंपल वर्ड में क्या बोल दिया कि इस कोना को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सिस्टम से आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन हो गया एक्स वाई जेड का, और इसके साथ हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया।
अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होगा, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र, और दूसरा क्या हो गया, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, बढ़ते हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में। ठीक है, हम आपके हिंदी नोट्स को बनाते वक्त ये बार बार हमको एहसास हुआ कि इसका हिंदी थोड़ा आपको अजीबो गरीब लगेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा इंग्लिश के साथ हिंदी को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कोई ऐसा होगा कि एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन है ना हिंदी वाला ही पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला नहीं पढ़ेंगे, तब उनको प्रॉब्लम होता है, इसलिए हिंदी को भी बढ़िया से जानना जरूरी है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि हिंदी से आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस समय आप क्या कीजिए। हाँ बोलिए सर। वहाँ जो सान का रिफ्लेक्शन आता है तो उससे से एथर नहीं, वो एथर नहीं होता है, तो क्या होता है सर उसमें? वहां कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं, एकदम शून्य, कुछ नहीं है ना। आप बोलेंगे भी तो कोई सुनाई नहीं देगा। ठीक, ये वाला सिचुएशन आ जाता है। आप पानी गिराएंगे तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, ऐसा सिचुएशन आता है। आप तैरने लगते हो वहां पर, इस तरह का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ, तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग अब ये पेज नंबर 2 का। पेज नंबर 2 में पहला चीज हम लोग बात कर लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये तो नाम से ही काफी है, क्या चीज, कि इसमें इनर्शिया नाम का वर्ड है, जड़त्व नाम का शब्द है। तो जड़त्व किसको कहते हैं, जो वस्तु स्थिर है, रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर कोई अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी अवस्था में वो रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। हम लोग या रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे ड्यू टू इनर्शिया। अगर हम स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम वैसा ही रहना पसंद करेंगे। ये हो गया इनर्शिया। इसी को फिर हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन को या अपने स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो जिस रेफरेंस फ्रेम में इनर्शिया वाला लॉ लगेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, उसको हम लोग कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया कि मान कर चलिए कोई अगर बस को आप ले रहे हैं और वो बस जो है, सपोज दैट ये अगर बस है तो ये बस जो है मान के चलिए कि वो, ठीक है, ये बस जो है लगातार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मान के चलिए 10 किलोमीटर पर आवर के साथ एक स्ट्रेट लाइन में और इसी स्पीड के साथ चलते जा रही है। तो उस बस को हम लोग क्या मान लेंगे, उस बस को हम लोग मान लेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या मान के चलिए घर अभी रेस्ट में है तो घर को भी हम लोग मान लेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, लेकिन आप पहले ही जानते हैं कि ये जो मोशन और रिलेटिव टर्म, सॉरी, मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है, इसलिए किसी को रेस्ट में आप एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते हैं, ये कंपैरिजन हो जाता है। फिर भी बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए, अभी उतना सन को मून को छोड़ दिया जाए, खाली हम धरती के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और ये बस लगातार एक समान वेग से चलती जा रही है स्ट्रेट लाइन में, मुड़ेगी तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरी बात, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन था कि नहीं था। तो जवाब होगा कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज होता है। क्या यहां वेलोसिटी चेंज हुआ था? मैंने तो कहा कि 10 किलोमीटर पर आवर के साथ ही लगातार जा रही है, स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यही बस 10 किलोमीटर पर आवर से ही चले, लेकिन कहीं पर टर्निंग ले लिया, किसी टर्निंग में जो वो मूव किया, तो बताइए एक्सेलरेशन है कि नहीं है? तो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़कर आए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है। कैसे एक्सेलरेशन है? क्योंकि डायरेक्शन बदल गया।
तो वेलोसिटी का तो दो चीज होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। भले 10 किलोमीटर पर आवर चेंज नहीं हुआ, वो फिक्स रह गया, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। तो बस अगर टर्निंग ले ली है तो डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी अगर चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन उसका है। और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां एक्सेलरेशन होगा। और जहां एक्सेलरेशन होगा वहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा कि किसका तो पोजीशन बदलेगा, या तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा, टेढ़ा मेढ़ा मूव करेगा, या तो फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो स्पीड बढ़ते हुए चला गया। ठीक है, यहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन लगेगा। तो पहली बात तो हम लोग सीख लिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हम लोग को पूरे चैप्टर में इसी का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक, हेलो। अब हाँ बोला जाए। हेलो सर, हाँ बोलिए। ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ये जैसे कि बस चल रही है। हाँ हाँ हाँ, आगे बोलिए। अरे हमको सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ धीरे धीरे बोलिए। बोल रहे थे सर, इसमें जैसे कि बस चल रही है एक समान वेलोसिटी से, तो ये हो गया आपका मोशन ऑफ इनर्शिया। जैसे कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया इसमें इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा या नहीं? ठीक, हाँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं हमको क्लियर तो समझ में, लेकिन हम बता रहे हैं इनर्शिया बहुत तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। जी सर, इन दो टाइप से होता है ना, तो जैसे कि तो रेस्ट तीन ऑफ टाइप का होगा। तीन टाइप का इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज है, सब में एप्लीकेबल होगा, सभी तरह के इनर्शिया में एप्लीकेबल होगा, है ना। तो ये देखिए अपना डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रही है, उसी वेलोसिटी के साथ चल रही है, दोनों है। और इन दोनों में से कुछ भी बदल जाए, रेस्ट ऑफ इनर्शिया जब हो जाएगा तो फिर रिलेटिविटी होगा। हाँ होगा होगा। देखिए मैंने पहले बताया कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हम लोग ये कह रहे हैं कि इनर्शिया और नॉन इनर्शियल कह रहे हैं, तो नॉन इनर्शियल तो हम लोग को दुनिया में जितना भी चीज है ना वो सारा नॉन इनर्शियल के कैटेगरी में ही चला जाएगा आखिरकार। ये इनर्शियल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कुछ मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि पृथ्वी हमारा क्या है, धरती हमारा क्या है, भी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है, घूम नहीं रही है। उस केस में इस बस को हम लोग क्या बोल पाएंगे कि इनर्शियल है। लेकिन अगर अर्थ के रोटेशन को भी हम शामिल कर लेंगे तो बस भी तो रोटेट कर रही है ना, मूव तो कर रही है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो तो लगातार अर्थ में मूव करने का मतलब क्या होगा, वो तो कर्व में मूव करेगी ना। इसलिए आखिरकार फिर कहां चला जाएगा, वो नॉन इनर्शियल में ही चला जाएगा। लेकिन ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली सब चीज क्या होगा, नॉन इनर्शियल में ही चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग कुछ चीजों को शांत कर देते हैं, कुछ चीजों को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस केस में हम लोग इनर्शियल मान सकते हैं। जैसे कि हम लोग अर्थ को ही सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, बाकी दुनिया को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस समय क्या होगा कि ये बस जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे किसी भी तरह का हो। ठीक है, चलिए, तो अब तक हम लोग ये बात समझ गए कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आइंस्टीन ने आखिरकार क्या थ्योरी दिया। माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट हमने फिर से बोलिए एक बार। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा? देखिए, हाँ बता रहे हैं, अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई देखने वाला है, वो चुपचाप खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में हो गया। अगर यहां पर कोई पैसेंजर है, उसके अंदर में बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। उसके अंदर में पैसेंजर है, उसके लिए भी।
और अगर मान के चलिए कि ये जो हमारा कोई बाहर में ऑब्जर्वर है, रोड है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का शुरुआत कैसे हुआ, उसमें क्या क्या कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोस्टुलेट्स मतलब क्या हो गया, अभिधारणाएं, यानी कि उसका अवधारणाएं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो पहली बात उसने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, आइंस्टीन ने, है ना, उन्होंने ये कहा कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, है ना, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो भी लॉ आप लगा लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग किरचॉफ का लॉ पढ़ चुके हैं, हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, थर्ड लॉ पढ़ते हैं, और भी कोई दूसरा चीज पढ़ते हैं। तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें सारे फिजिक्स का लॉ क्या है, एकदम बराबर ढंग से एप्लीकेबल होगा। यह हमको सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर यह लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो लॉ हम कहीं भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, हम ये फिजिक्स के कोई भी लॉ को हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया, वो कांस्टेंट है, वो सेम है। सेम या कांस्टेंट, इस वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनवेरिएंट, मतलब वो परिवर्तन नहीं होगा। तो जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए इस बात को। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, ये बदल सकते हैं, जितने भी लॉ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग नॉन इनर्शियल का चर्चा उसमें नहीं किया गया। किसका चर्चा गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया गया, और उसमें जितने भी फिजिक्स का लॉ है सबको आप एकदम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, सेम होगा। दूसरा बात क्या कहा गया, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में उन्होंने कहा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहां पर ना, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, कहां पर ना, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक। एक छोटा सा हम आपको दूसरे तरह का एग्जांपल देते हैं, आप लोग पहले पढ़े भी हैं। मानकर चलिए एक बंदूक है, उस बंदूक से जो गोली निकलती है, उस गोली का स्पीड है, मान के चलिए 200 मीटर पर सेकेंड गोली का स्पीड है। और अगर आप किसी मान के चलिए जगह पर खड़े हैं और बंदूक से उसको फायर किया गया, तो जब फायर किया गया तो 200 मीटर पर सेकेंड से वो गोली निकल गई। दूसरी बात, अब हम एक ऐसे जगह पर हैं जो गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, कोई गाड़ी है जो लगातार मूव कर रही है, रन कर रही है। तो गाड़ी अगर चल रही है, काफी स्पीड से चल रही है, सपोज दैट कि बुलेट ट्रेन है, और बुलेट ट्रेन का स्पीड है मान के चले 100 मीटर पर सेकेंड, और आप वहां से फायर करते हैं, तो फिर अब उसका स्पीड कितना होगा। तो चूंकि हम अब बुलेट ट्रेन में सवार हैं, तो अगर आप गोली नहीं भी चलाते हैं तो भी उस गोली का स्पीड क्या होगा, जितना बुलेट ट्रेन का स्पीड है उतना तो होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि गोली तो उसी जगह पर नहीं ना रहेगा, गोली तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे साथ साथ में। तो मेरा भी स्पीड उतना ही है जितना बुलेट ट्रेन का स्पीड है, मान के चले 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये 100 मीटर पर सेकेंड मेरा भी है, बुलेट का भी है, सबका है। लेकिन जब उसको फायर करते हैं तो एक्स्ट्रा कितना आ जाता है, 200। तो अब टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा ना, 200 और प्लस उसका 100, यानी कि कुल मिलाकर हो गया 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन अब लाइट के बारे में हम आते हैं। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। आपने टॉर्च जलाया, तो टॉर्च में जो लाइट जला, उस लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप बुलेट ट्रेन में सवार हैं, ठीक है, और फिर से आपने टॉर्च को जलाया, ठीक है, बुलेट ट्रेन के डायरेक्शन में मान के चले चलाया। आपने अपने टॉर्च को जलाया, अंदर में हो बाहर में उसकी बात छोड़ देते हैं, आपने टॉर्च जलाया और लाइट आगे तरफ जा रही है। क्या लाइट का स्पीड इस बार इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये 100 क्या होगा, ऐड होगा कि नहीं होगा।
तो जवाब होगा नहीं ऐड होगा। लाइट के केस में ऐसा नहीं होगा। क्या आप सोचेंगे कि भाई यहां पर ये तो मूव कर रही है तो हम लाइट की स्पीड को उस व्हीकल का, उस गाड़ी के स्पीड को हम ऐड कर देते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। चाहे ऑब्जर्वर का स्पीड कुछ भी हो, चाहे सोर्स का स्पीड कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट irrespective of motion of the observer, motion of the source। मतलब चाहे ऑब्जर्वर यानी कि जो प्रेक्षक हैं और जो स्रोत हैं उनका स्पीड कुछ भी हो जाए, लाइट का स्पीड क्या होगा वैक्यूम में ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसमें आप और कुछ जोड़िएगा नहीं, घटाइएगा भी नहीं, लाइट का स्पीड ये फिक्स है। ये प्रूफ हो गया। तो यहां पर ये चीज हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सारा चीज क्या होता है, रिलेटिव होता है। मोशन रिलेटिव है, रेस्ट वो भी रिलेटिव है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये रिलेटिव नहीं है। आप का जो आंसर है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, तो वो बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला है? क्योंकि वो एब्सोल्यूट होता है। लेकिन कहां पर? वैक्यूम में। अब आप पूछेंगे सर अब पानी में अगर लाइट को डालेंगे तो वहां पर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। उसका दूसरा कारण है। क्या कारण है? मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का चीज होता है, जिसके कारण उसका स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है। अगर आप कांच में डालेंगे तो उसका स्पीड कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वहां पर उसका स्पीड क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यहां मीडियम को चेंज करने की बात नहीं हो रही है। हम मीडियम वैक्यूम से एयर या एयर से वाटर, वाटर से हम ग्लास, इसका चर्चा नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ द सोर्स या मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। हम देख रहे हैं और हम ही कहीं पर मूव करते जा रहे हैं, तो उसके कारण स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट इन वैक्यूम। क्या होता है, वो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, निरपेक्ष या परम। परम मतलब उससे और कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है, एब्सोल्यूट। और उसी को बोलते हैं निरपेक्ष। सापेक्ष का उल्टा हो गया निरपेक्ष, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि दोनों पोस्टुलेट्स में क्या क्या चीज निकल कर आया। एक हो गया कि फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, ऑलवेज सेम रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। और कितना होता है ना, इतना होता है। ये दो पोस्टुलेट्स है और ये दो पोस्टुलेट्स ही जो है बहुत बड़ा इतिहास रच गया फिजिक्स के दुनिया में। आइंस्टीन का ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया। और आप लोग भी जब पढ़िएगा तो आपको कुछ अजीब अजीब सा रिजल्ट आएगा कि जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे, है ना। और वो क्या क्या अजीब सा रिजल्ट आएगा, वही तो इस चैप्टर का जादू है। उसी के बारे में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग उसको समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आया? ये लॉरेंस एक साइंटिस्ट है जिसके के बारे में आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ते हैं, लॉरेंस फोर्स। हो गया? तो उन्होंने हाँ बोलिए। सर ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है सर ना, तो ये तो सर जो इथर मीडियम माना गया था सर, उसके साथ तो ये कोई रिलेटेड नहीं ना है सर। तो सर इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाने जब जो कोई पढ़ाते हैं सर, कहीं भी पढ़ते हैं ना, तो पहले इथर बोला ही जाता है सर। तो ऐसा क्यों है सर? मैंने पहले क्या बोला जाता है, इथर बोला जाता है ना क्या? मतलब इथर के बारे में बताया जाता है सर कि ऐसे ऐसे इथर था, मीडियम था जो 307 से चलाते सर थ्योरी। उसके बाद ये हुआ, वो आइंस्टाइन आया, सपोर्ट किया, फिर आइंस्टाइन के दिमाग में आया और उसने रिलेटिविटी का थ्योरी दे दिया। तो सर आइंस्टाइन के माइंड में ऐसा क्या आया कि वो मतलब इथर के बाद जो मॉडल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके दिमाग में ये आ गया रिलेटिविटी। ठीक ठीक। देखिए हम लोग ऐसा ही स्टडी करते हैं फिजिक्स में कि पहले उसका हिस्ट्री क्या था, उसमें कमी क्या था, फिर उसको सुधार क्या हुआ, ऐसे करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा अभी भी हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास में, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं हम लोग। क्या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल वो एकदम सही है? नहीं है, हम लोग जानते हैं उसमें बहुत कमी है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाया जाता है कि भाई ऐसे उसने कहा। फिर उसमें आ गया कि बोर का मॉडल आ गया, तो बोर का मॉडल भी क्या एकदम सही है? नहीं है, उसमें भी बहुत सारा कमी है। फिर धीरे धीरे एटॉमिक मॉडल में बहुत सारा मॉडिफिकेशन आया, और लास्ट में हम लोग कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं ये देखिएगा सिचुएशन के आधार पर बदल जाता है। कभी इस मॉडल को फॉलो किया गया तो उस मॉडल को फॉलो किया गया। सब अपने जगह पर सही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि खैर हम ज्यादा तर्क नहीं करेंगे, उसमें हम मुद्दे पर आ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि ईथर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ईथर के बारे में इसलिए पढ़ाया जाता है कि ईथर के बारे में पहले साइंटिस्ट लोग ये कहे थे, आखिरकार ईथर क्यों नहीं है, मतलब वहां पर जिसके बारे में स्पेस कह रहे हैं उस स्पेस में कोई मीडियम है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए वहां पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसका रिजल्ट निकला कि भाई वहां पर ईथर नाम का कोई चीज नहीं है ना। और ये किसने पता किया ना, माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ईथर नाम का कोई चीज है नहीं। अगर ईथर होता तो क्या होता, तो उसके बारे में बहुत सारे रिजल्ट लाया गया कि भाई ईथर रहता तो ऐसा ऐसा चीज मेरे पास आना चाहिए था। और पहले बहुत सारे साइंटिस्ट गलत रिजल्ट भी निकाला कि ईथर रहने से ये होगा ये होगा ये होगा, पहले उसको माना जाता था। बाद में धीरे धीरे क्लियर हो गया कि भाई आप लोग जो भी मान रहे थे वो गलत मान रहे थे, और अब जो ईथर नहीं है, वहां पर कोई मीडियम है ये नहीं है, जिसको कि हम लोग सिर्फ अंतरिक्ष बोलते हैं, जो बिल्कुल जीरो है, शून्य है। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग लॉजिक पर बात कर रहे थे, लेकिन अब हम आ जाते हैं वापस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आप लोग अगर फिजिक्स का पढ़ाई करते हैं तो आपको मिलता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके पहले क्या आता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां भी बात है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में गलती है, और उसकी गलती को सुधार किसने किया, लॉरेंस ने किया। तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए एप्लीकेबल होगा और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कहां पर दोनों का अंतर है, उस बात को हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। दो चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी अगर लाइट के स्पीड से काफी कम है, वेरी वेरी लेस देन सी, मच स्मॉलर देन सी, तो उस समय हम लोग बात कर लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये सिंपल है, सिंपल है मतलब जैसा हम लोग अपना साधारण जिंदगी में सोचते हैं वैसा ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या दिक्कत नहीं है, मानकर चलिए कि हम दो गो एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये एक और एक्सिस है, मतलब गलत बोले, दो गो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है। एक ये वाला है एक्स वाई और ये है जेड, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपका पढ़ाई शुरू हो रहा है। और ये वाला हो गया वाई डैश और ये क्या हो गया, जेड डैश, और एक्स तो कोइंसाइड कर गया, मिल गया है, तो ये हो गया आपका एक्स डैश। यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, दो गो सिस्टम है। इसको हम लोग कहेंगे एस फ्रेम, इसको हम लोग बोलेंगे एस डैश फ्रेम। और दोनों फ्रेम क्या है, दोनों फ्रेम का एक्स एक्सिस मिला हुआ है और बाकी मिला हुआ नहीं है, बाकी अलग अलग है। अब यहां पर एगो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी है। अब ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो चूंकि दो गो सिस्टम है कोऑर्डिनेट का, दो गो एक्स एक्सिस है, दो गो वाई एक्सिस है, दो गो जेड एक्सिस है, तो दोनों का अपना अपना कोऑर्डिनेट होगा। मानकर चलिए ये अगर नहीं होता, ये अगर नहीं होता तो हम इसका कोऑर्डिनेट कितना बोलते हैं, एक्स वाई जेड। और धीरे धीरे हम लोग टाइम में भी बढ़ेंगे, क्यों टाइम बढ़ेंगे वो भी हम समझते हैं, टी लगा दिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग जनरली तीन तरह का बांटते थे, एक्स वाई और जेड। यहां पर एक और कोऑर्डिनेट ले लिया गया जिसका नाम है टाइम। टाइम को भी यहां पर कोऑर्डिनेट लिया गया है, क्योंकि हम लोग अब तक ये मानते थे कि टाइम जो है एब्सोल्यूट होता है, टाइम तो भाई कभी चेंज नहीं होगा, है ना। मेरे लिए भी 5 सेकंड का मतलब वही है और आपके लिए भी 5 सेकंड का मतलब वही है, या फिर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर आप हवाई मतलब जहाज में हवाई जहाज में मूव कर रहे हैं,
तो सबके लिए 5 सेकंड का मतलब वही है। लेकिन यहां पर थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या हो गया, उन्होंने कहा नहीं, टाइम भी क्या है, बदलने वाला चीज है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए उसको भी डाल दिया गया। ठीक, इसलिए टाइम भी हम लोग ले लिए। क्यों लिए हैं, नहीं लिए हैं, इसका हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब दूसरा कोऑर्डिनेट का सिस्टम है y डैश और ये हो गया z डैश। जब हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे तो उसका तो अलग कोऑर्डिनेट आएगा, अलग निर्देशांक आएगा। इसका हो गया x डैश, y डैश, z डैश और इसको मान लीजिए t डैश, अलग अलग है। ठीक, मानकर चलिए ये जो है पहले एकदम साथ साथ में था, ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, पहले एकदम साथ साथ में था, अलग नहीं था। और ये वाला जो फ्रेम है वो धीरे धीरे इससे अलग होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये अभी भी रेस्ट में है, ये एस क्या है, अभी भी रेस्ट में है, और ये क्या कर रहा है, मूव करते जा रहा है। तो जैसे जैसे मूव करेगा ये दूर भागेगा, पॉइंट भी साथ साथ में मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है एस फ्रेम क्या है, रेस्ट में है, और ये जो आपका लगातार मूव कर रहा है। ठीक, अब बताइए x का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो x को कहां से मापा जा रहा है, यहां से मापा जा रहा है, तो ये वाला होगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट x डैश कौन होगा, तो x डैश होगा यहां से, तो ये वाला हो गया हमारा क्या, x डैश हो गया। ठीक, अब दूसरी बात, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कितना स्पीड है, कितना टाइम है, उसको मैंने ले लिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इंटू टी। यहां से लेकर यहां तक का मतलब जाने में कितना स्पीड लगा, तो v स्पीड से मूव कर रहा है, टाइम t लगा, यहां से लेकर यहां तक जाने में, मान के चलिए ये क्या हो गया, v इंटू टी। तो जब आप इसको जोड़िएगा, किसको किसको, वी टी प्लस एक्स डैश, तो बराबर क्या होगा, देखिए x होगा। ध्यान से देखिए, वी टी प्लस एक्स डैश मिलकर क्या हो गया आपका x, ये टोटल x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने से पूछिएगा। तो x डैश बराबर क्या होगा, बोलिए, x डैश बराबर होगा x माइनस वी टी। x डैश बराबर क्या होगा, x माइनस वी टी। ठीक, तो ये जो आपका हुआ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया कि ये स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, और जब काफी कम है तो ये कैलकुलेशन करने में हमको कोई परेशानी नहीं आया, और मैंने निकाल दिया x डैश बराबर x माइनस वी टी। ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का जब कंपैरिजन करते हैं पोजीशन का, तो वो कहलाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिवर्तन या रूपांतरण। तो गैलीलियन का रूपांतरण ये वाला आ गया। आप पूछें सर गैलीलियन तो सिलेबस में नहीं है, काहे पढ़ता रहे, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हो गया आपका कि कब इसके लिए एप्लीकेबल होगा, जब स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होगा। तो गैलीलियो ने ये निकाल लिया और ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात, अब बताइए क्या x डायरेक्शन में मूव करने से y में कुछ बदलाव होगा क्या, तो y में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मूव इधर कर रहा है ना, तो पोजीशन किसका चेंज होगा, x वाला पोजीशन चेंज होगा। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से वाकिफ है। अब y वाला यहां पर अगर मान के चलिए अगर कोई था पहले, तो जितना y है यहां पर भी y क्या है, सेम है। तो y में कोई बदलाव आया क्या, जब इधर मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, y में कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह से z में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए बाकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है y डैश इज इक्वल टू y ही होगा, और z डैश इज इक्वल टू क्या होगा, z ही होगा, और साथ साथ t डैश इज इक्वल टू क्या होगा, t होगा। टाइम दोनों में क्या है, बराबर है। इसके लिए भी जितना टाइम, इसके लिए भी उतना ही टाइम। ये जो देख रहा है कि हाँ भाई वो उधर चला गया, तो जितना टाइम में, यहां से भी अगर कोई देख रहा है तो उसको भी लगेगा कि सेम टाइम में हो रहा है।
आप कहीं सर बात तो बड़ा सिंपल है, काहे इतना हम लोग सोच रहे हैं? तो पहले इतना ही सिंपल रखा गया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन लॉरेंज को ये लगा कि नहीं भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड एकदम लाइट के स्पीड के ऑर्डर का होगा, when the speed of any object is comparable to the light of speed of light, तो उस समय इतना सिंपल होने वाला नहीं है, यहां कुछ बदलाव आएगा, ये चीज नहीं होगा। तो ये कैसे हुआ? तो इसी के लिए डेरिवेशन है, इसी के लिए कैलकुलेशन है, जो कि हम लोग डेरिवेशन को करते हैं। तो डेरिवेशन तो कम से कम बहुत लंबा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, तो हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, सीधे आते हैं कि लॉरेंज ने क्या बोला और आखिरकार क्या सुधार हुआ। तो ये बात हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कब लगेगा? जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड से काफी कम होता है। बस इतना चीज याद रखना है। और क्या होता है? काफी सिंपल है, ये इक्वेशन में कोई कठिनाई नहीं है, जैसा हम लोग को लगता है वैसा ही है। लेकिन लॉरेंज वाला में कुछ नया चीज है। क्या नया चीज है? अब उसी को हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 3 लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बोला जाए। आप थोड़ा दूर, आप दूर से बोल रहे हैं रुपेश जी, थोड़ा सा नजदीक आइए, हमको लगता है आवाज क्लियर आएगा। बोल रहे हैं सर, बीसी का जो डिस्टेंस है सर, हम लोग x माइनस एक्स नहीं निकाल सकते हैं सर। थोड़ा सा हम क्लियर, हाँ हाँ कहने निकाल सकते हैं। x माइनस एक्स डैश बराबर वी टी ए ना बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ बात वही है, एकदम सही है। ये दोनों को जोड़कर x हुआ और आप x से एक्स डैश को घटा दिए तो वी टी आ गया, हो ही सकता है। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट बात कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहा गया। तो उन्होंने ये कहा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से मूव करेगा, कितना स्पीड से मूव करेगा? जब उसका स्पीड का रेंज c के आसपास होगा, c/2, c/4, c/100, c/50 ऐसा होगा, बहुत ज्यादा स्पीड होगा। तो उस समय ये जो मैंने इक्वेशन लाया x डैश बराबर x माइनस वी टी, तो इतना सिंपल नहीं होगा। यहां पर एक फैक्टर रहेगा जो कि इसमें मल्टीप्लाई होगा। एक फैक्टर का क्या नाम दे दिए? गामा दे दिए। ये कौन सा चीज है? गामा है। ठीक है, अलग अलग नाम दिया जा सकता है उसको, के भी कहा सकता है, कुछ भी होगा, तो एक फैक्टर आएगा। अब यहां पर ये गामा कितना होगा, इसी के लिए काफी कैलकुलेशन है, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम लोग को उतना जरूरत नहीं है, हम लोग आ जाते हैं सीधे रिजल्ट में। इस गामा का वैल्यू कितना निकाला गया? तो गामा का वैल्यू निकाला गया 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एकदम इसको याद कर लीजिए आप, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जो एक्स डैश का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बोलिए? गामा आ गया, तो गामा का वैल्यू इतना है, तो डिवाइड हो जाएगा। एक्स माइनस क्या होगा? वी टी, और बाई क्या होगा बोलिए? √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात, जो वाई डैश वाला कोऑर्डिनेट है वो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है, जिधर वो मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये जो एस डैश फ्रेम है वो किधर मूव कर रही है? ये मूव कर रही है एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो वाई एक्सिस में कुछ भी आप लीजिएगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये यहां पर है, ये उसी जगह पर है, ये उसी जगह पर, तो वाई 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 कुछ भी नहीं बदला। तो जो भी परिवर्तन आ रहा है कहां पर? एक्स में परिवर्तन आ रहा है। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? वाई हो गया। जेड डैश इज इक्वल टू जेड हो गया। लेकिन एक बात उसने और कहा कि नहीं भाई, टाइम भी फिक्स नहीं रहता है। जब कोई मूव करता है तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट वाला टाइम अलग होता है, और रेस्ट वाले के रिस्पेक्ट में मोशन वाला का टाइम क्या होता है? अलग हो जाता है। क्या बात मैंने बोल दिया? बहुत बड़ी बात बोल दिया, जो कि कभी नहीं आप लोग सुने होंगे। फिजिक्स ऑनर्स एमएससी करने वाले अलग की बात हो गया, लेकिन बाकी लोग जाता है इसको सोचते नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर दो व्यक्ति मूव कर रहा है तो जो व्यक्ति रेस्ट में है उसको लगेगा कि मोशन वाला का टाइम अलग है,
ठीक। और जो मोशन में है उसको भी लगेगा कि रेस्ट का टाइम क्या है, अलग है। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, टाइम तो दोनों में बराबर है, मेरे लिए भी टाइम वही है और मोशन में जो उसके लिए भी टाइम क्या है। तो यहां से स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दो बहुत बड़ा रिजल्ट निकलता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जो स्पेस है, स्पेस मतलब जगह, दो पॉइंट के बीच का जगह, ठीक है, ये दो पॉइंट, इस दो पॉइंट के बीच का जो जगह है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेस, है ना, यानी कि स्थान, स्थिति और टाइम। तो ना तो स्पेस कांस्टेंट है और ना ही टाइम कांस्टेंट है, दोनों क्या हो सकता है, वैरी कर सकता है। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास के स्पीड से वो लगातार मूव करता है, तो ना तो स्पेस सेम रहेगा और ना ही उसका टाइम सेम रहेगा, दोनों क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। नाइदर स्पेस इज एब्सोल्यूट नॉर टाइम इज एब्सोल्यूट, दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। किसके सिद्धांत से? ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, दोनों चेंज होता है। आगे चलकर हम लोग इसी का स्टडी करेंगे। तो टाइम के बारे में क्या कहा गया? टाइम के बारे में कहा गया, पहले तो मैंने कहा था कि टी डैश इज इक्वल टू टी, तो उन्होंने कहा नहीं वैसा नहीं होता है, टी माइनस क्या होता है, वी एक्स बाई सी स्क्वायर, और बाय क्या होता है, अंडर रूट, यही वाला चीज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये दोनों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा, हो सकता है कि आपके एमसीक्यू में हूबहू यही सब उठाकर आपको दे दे, ठीक है। हाँ, ऐसा भी कहीं पर रहेगा कि इसमें डेल्टा एक्स लिख दिएगा, यहाँ पर डेल्टा टी डैश लिख देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी डेल्टा एक्स डेल्टा टी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। खैर हम क्वेश्चन जब भेजेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी एक तरह का इक्वेशन पढ़ लिए, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी और टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, इतना सारा हो गया। आपको ये दोनों फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लेना है, क्या है इसमें, ठीक है। इसमें अगर कोई परेशानी होता है कि वी एक्स बाई सी स्क्वायर कैसे हुआ कि नहीं हुआ, तो आप देखिएगा इसका जो यूनिट है वो टाइम के बराबर होता है, ये भी टाइम तो है ही, इसको भी अगर आप यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आखिरकार इसका भी क्या निकलेगा, सेकंड निकलेगा, यानी कि टाइम होगा, ठीक। इसका कोई यूनिट नहीं होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का। हाँ, अब बात करते हैं अगली चीज का। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन को बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन। एक होता है इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा क्या कि एक फ्रेम है यहां, दूसरा फ्रेम यहां, और इस फ्रेम से वो दूर जा रहा था, यानी कि वो राइट साइड में मूव कर रहा था, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हम x बराबर लिखना चाहते हैं, ये तो x डैश बराबर हमने लिखा, अब x बराबर लिखना चाहते हैं, x डैश मतलब हो गया कि इस फ्रेम के हिसाब से हम बात कर रहे थे। अब हम इस फ्रेम से अगर देखते हैं, इस फ्रेम का पोजीशन निकालते हैं, तो हमको x लिखना पड़ेगा, उस समय सारा फॉर्मूला क्या होगा, बदल जाएगा। और बदल क्या जाएगा, इसमें माइनस की जगह प्लस भी हो जाएगा, यानी कि कैसे हुआ उसको ज्यादा आप सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको याद कर लीजिएगा कि x बराबर क्या होगा, x डैश होगा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा प्लस भी टी डैश, और बाय क्या होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है ना, ये फॉर्मूला हो गया कि कौन से फ्रेम का पोजीशन आप लिख रहे हैं। यहां पर एक्स डैश था, मतलब आप वो वाला फ्रेम का बात कर रहे थे, और अब एक्स की बात कर रहे हैं तो इस फ्रेम का बात हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यहां भी सेम आएगा, टी बराबर आ जाएगा टी डैश प्लस भी एक्स डैश का एक्स डैश बाई सी स्क्वायर और अंडर रूट हो गया इतना चीज, ठीक है। तो हम लोग अब तक देख लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का दोनों तरह का चीज, यानी कि एक हो गया सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा क्या हो गया, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको याद क्या रखना है, काम का चीज आपके लिए क्या है, इतनी सारे बातों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है कि आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ये वाला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा उसको अब हम समझाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, चलिए। तो आज बहुत लंबा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि नई बात है,
जितना ज्यादा लंबा होगा फिर आपका एफिशिएंसी घटेगा। चलिए देखते हैं, ये वाला हो गया। आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि थोड़ा सा उतना आसान चीज नहीं है, लेकिन एक बात अच्छा है कि ये आपको सिर्फ एमसीक्यू का जवाब देना है, तो खाली न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लें और थ्योरी को समझ लेंगे तो हो जाएगा। रिटन वाला एग्जाम होता तो बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला को डिराइव करना काफी मुश्किल कैलकुलेशन था। खैर, ये सर पेज नंबर 4 में था तो बोलिए। पेजी सेमेस्टर 4 में है सर? है ना? हाँ ठीक सर। ठीक, एकदम है एकदम है। ये तो आपका बीएससी से ही है ना? आपने एमएससी में भी पढ़ा है, लेकिन ये बीएससी में भी रहता है। खैर, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पेज नंबर 4 का, और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैंने देखा कि x डैश बराबर x माइनस वी टी और बाय क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जब स्पीड काफी कम रहेगा, है ना, c से काफी कम रहेगा, तो जब v बाई सी कर दीजिएगा तो v तो काफी कम, c तो बहुत ज्यादा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से काफी कम होगा। काफी कम होगा, 0.00001 ऐसा मान के चलिए, काफी कम, क्योंकि ये काफी कम है और ये बहुत ज्यादा है। तो न्यूमरेटर में कम है या डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो वैल्यू तो 1 से कम होगा ही। और जब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो और कम हो जाएगा, क्योंकि 0.01 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 0.0001 हो जाता है, और कम हो गया। तो जब कम है, लेस देन 1 है, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो एकदम कम हो जाएगा, इतना कम कि ये लगभग लगभग 0 के आसपास होने लगता है। v बाई सी स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होता है, 0 के आसपास होने लगता है। तो अब जरा सोचिए, ये टर्म हमारा 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1 और अंडर रूट 1 मतलब क्या हो गया, 1 ही हो गया, तो x माइनस वी टी। तो अभी मैंने आपको बताया ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये क्या हो गया आपका, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कन्वर्ट हो गया किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने आपको गैलीलियन वाला बताया। तो कैसे हो गया, जब ये स्पीड का वैल्यू मैंने क्या लिया, काफी कम लिया। ठीक, उसी तरह से टाइम का जो एक्सप्रेशन था, t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो फिर से ये टर्म क्या हो जाएगा, ये 0, 1 माइनस 0 1 रूट 1, आखिरकार बचेगा क्या, अच्छा यहां भी देखिए v बाई सी स्क्वायर भी है, तो v बाई सी स्क्वायर को भी हम लोग क्या लेंगे, 0 ही लेंगे। तो ये वाला टर्म भी 0 और ये वाला टर्म भी 0, तो आखिरकार बचेगा क्या, केवल t बचेगा। तो t डैश बराबर क्या हो गया, t। ये भी आपका क्या हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये भी कभी क्वेश्चन अगर पूछे कि कब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाएगा, तो उस समय आप ये जवाब देखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट का स्पीड या फ्रेम का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टाइम थोड़ा सा है, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है मैंने ये कहा कि जब कोई फ्रेम बहुत तेजी से मूव करता है, कितना तेजी से, ना स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से वो मूव करता है, मतलब उसका जो स्पीड है लगभग लगभग लाइट के स्पीड के आसपास है। तो ये जो स्पेस है, दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल जाता है। ठीक, बदल कैसे जाता है उस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल में। डिटेल में क्या कि दो गो फ्रेम है, यहीं पर मेन बात है। एक फ्रेम जो कि रेस्ट में है और एक फ्रेम मूव कर रही है। ठीक, अब मान के चलिए एक रॉड रखा गया है, उस रॉड का कुछ लेंथ होगा और रॉड को कहां रखा गया है, इस मूविंग फ्रेम में रखा गया है। इस रॉड को कहां रखा गया है, मूविंग फ्रेम में रखा गया है, ये रॉड है। ठीक है, दोनों फ्रेम में घड़ी भी है, दोनों फ्रेम में स्केल भी है, ताकि हम लोग लंबाई को माप सकें, टाइम को माप सकें। दोनों का अपना अपना टाइम है, अपना अपना फ्रेम है। अब ये जब मूव कर रही है तो रॉड भी मूव कर रही है,
रॉड भी मूव कर रही है, तो रॉड इस फ्रेम के साथ साथ मूव कर रही है। कितनी स्पीड के साथ? धीमे। जैसे हम लोग बस में चलते हैं तो बस जिस स्पीड से मूव कर रही है तो मेरा भी स्पीड वही है। वैसा ही कुछ सोच कर देखिए कि वो फ्रेम एस 10 जो है मूव कर रही है, एस अपनी जगह पर है। जैसे मान के चलिए हम लोग ग्राउंड में कहीं पर हैं, हम लोग अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए एस फ्रेम हो गया। अब किसी को मैंने रॉकेट में चढ़ा दिया और रॉकेट में कोई जो है लगातार मूव करते जा रहा है, तो रॉकेट में कोई भी आप रॉड ले लीजिएगा रॉकेट के अंदर में, तो जितना रॉकेट का स्पीड है वही हो गया आपका और रॉड का भी स्पीड हो गया। तो रॉकेट क्या हो गया? एस डैश फ्रेम। और धरती पर हम खड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो ये धरती हमारे लिए क्या हो गया? एस फ्रेम। ठीक, रेस्ट वाला फ्रेम, और वो क्या हो गया? मूविंग फ्रेम। अब यहां पर दो तरह की बात आती है, एक आती है प्रॉपर लेंथ और एक होता है इम्प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ और एक होता है इम्प्रॉपर लेंथ। अब यही बात को जब हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, इसको कहेंगे उचित लंबाई, और ये क्या हो गया? अनुचित हो गया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अनुचित नहीं है। इम्प्रॉपर लेंथ का मतलब होता है, उसको हम लोग कहेंगे संकुचित। वो उचित है तो ये वाला क्या हो जाएगा? संकुचित लंबाई। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ये हो गया आपका एक्चुअल लेंथ, ये हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। मतलब दोनों फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो हमको बराबर लंबाई नजर नहीं आएगा। हम अपने अपने स्केल से मापेंगे तो हम लोग को लगेगा कि दोनों का लंबाई क्या अलग अलग है। अब आप कहेंगे सर हम ग्राउंड से उसका लंबाई कैसे मापेंगे? वो अलग बात हो गया, लेकिन बात को हम लोग समझते हैं थ्योरी के हिसाब से कि कैसे होता है। तो यहां पर एक हो गया कि हम रॉकेट में हैं, तो रॉकेट वाला कोई अगर वहां पर यात्री है तो वो जब उस रॉड का लंबाई को मापते हैं तो उसकी एक्चुअल लेंथ को वो मापेंगे। क्यों? क्योंकि यात्री भी उतने स्पीड से मूव कर रहे हैं, रॉकेट भी उतने स्पीड से मूव कर रहे हैं, और रॉड भी उतने स्पीड से मूव कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैंने क्या बताया? रॉकेट के अंदर में जो रॉड है और जो यात्री हैं, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। जैसा आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो एक दूसरे के बगल में बैठे हुए पैसेंजर क्या बोलेंगे कि वो वाला मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, और आप उसके रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि दोनों का पोजीशन बदल नहीं रहा है। तो यहां पर कोई पैसेंजर है, कोई ऑब्जर्वर है, तो वो जब इस रॉड के लेंथ को मापेंगे तो वो एक्चुअल लेंथ को माप रहे हैं, और एक्चुअल लेंथ को माप रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर लेंथ बोलेंगे। ठीक। और ग्राउंड से यानी कि एस वाला फ्रेम से कोई मापते हैं तो एस वाला को क्या लगेगा कि वो मूव कर रही है। क्यों? हम तो यहां पर चुपचाप बैठे हुए हैं और हमसे लगातार वो दूर जाते जा रही है, तो हमको क्या लगेगा कि हाँ तो वो मूव कर रही है। लेकिन रॉकेट के अंदर अगर कोई यात्री हैं और वो बाहर का कोई चीज नहीं देख रहे हैं तो उसको क्या लगेगा? खाली वो रॉड को देख रहे हैं, तो रॉड के साथ उसका ना पोजीशन चेंज हो रहा है ना तो कुछ हो रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या है? रेस्ट में है। तो घटना जो घट रहा है उसी जगह पर कोई आदमी है, तो रॉड का जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा आदमी का भी पोजीशन चेंज होगा, तो वो जो लेंथ को मापेगा वो होगा प्रॉपर लेंथ, दैट इज उचित लंबाई। उसको हम लोग डिनोट करेंगे एल नॉट से। यही क्वेश्चन में पकड़ना थोड़ा कठिन होता है, इसी का हम लोग खूब मेहनत करेंगे ताकि हम लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी बात हो गया इम्प्रॉपर लेंथ, जिसको कि हम लोग संकुचित लंबाई कह रहे हैं। वो क्या होगा? जो मूव कर रही है उस फ्रेम से हम नहीं मापेंगे, कहां से मापेंगे? एस वाला फ्रेम से मापेंगे, तो वो हो गया हमारे लिए क्या? वो हो गया हमारे लिए इम्प्रॉपर लेंथ यानी कि संकुचित लंबाई। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि उस रॉड का लंबाई क्या हो गया? घट गया है। हम जब ग्राउंड से उसको देख रहे हैं, एस वाले फ्रेम से देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि उसका लंबाई क्या हो गया? घट गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। इम्प्रॉपर लेंथ का दूसरा क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, जो कि एक्चुअल लेंथ से थोड़ा कम होता है। क्यों होता है? इसका कारण आपको डेरिवेशन से पता चलेगा, उसको हम लोग डील नहीं करेंगे, काफी लेंथी वाला चीज है, समझ में भी कम आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट पर आ गए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन।
लंबाई संकुचन। तो लंबाई में संकुचन क्यों आ गया, कंट्रैक्शन क्यों आ गया, कि इसी रिलेटिविटी मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इफेक्ट वहां पर लगता है। और कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो जो v का वैल्यू होगा ना कोई कम सम नहीं होगा, v का वैल्यू जो है कुछ ऐसा होगा, c/10 है, c/5 है ना, 0.8 c है, c के आसपास का होगा। उस केस में ये चीज आपको महसूस होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो अब बात करते हैं कि उस प्रॉपर लेंथ और ये इम्प्रॉपर लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। कम तो लगेगा लेकिन कितना कम होगा, ये बात तो हम लोग समझते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? जी सर, हो गया। हाँ, बहुत कोई हमको ये भी बोले कि सर क्लास बड़ा लंबा हो जाता है, दूसरा भी काम करना पड़ता है, थक जाते हैं, तो जल्दी कीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी निपटाया जाए। ठीक है, देखिए प्रॉपर लेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, L0 से, और इम्प्रॉपर दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, L से डिनोट करेंगे। तो ये L और L0 के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए L0 √1 - v²/c²। अब एक चीज बता देते हैं, ये जो √1 - v²/c² का जो वैल्यू होता है ना, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता है, ये काफी कम होता है, 1 से काफी कम होता है। इसका वैल्यू 1 से काफी कम है, 0.1, 0.2, 0.8 इस तरह का कुछ होगा। तो आखिरकार L का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो L क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, L0 क्या हो गया, प्रॉपर लेंथ, एक्चुअल लेंथ उसका। V क्या हो गया, जिस स्पीड से ये फ्रेम मूव कर रही है, रॉड मूव कर रही है। और C क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब कंफ्यूजन कहां पर हो जाता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लंबाई में कॉन्ट्रैक्शन किधर प्रोड्यूस होगा, अगर रॉड इस तरह से है और उसके लंबाई के अनुदिश अलोंग द लेंथ अगर वो मूव कर रही है, तो इधर ही उसका लंबाई में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके परपेंडिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये L कौन सा चीज है, L वो वाला है, x डैश x वो वाला चीज है ना, उसी में परिवर्तन होगा। लेकिन y में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब इधर वो मूव करेगी। तो y डैश का वैल्यू क्या होगा, y ही होगा, z डैश का वैल्यू क्या होगा, अभी भी z होगा। मानकर चलिए रॉड अगर ऐसे मूव करती, इस तरह से मूव करती, यानी कि रॉड को हमने कैसा रख दिया, वर्टिकल रख दिया, रॉड को मैंने वर्टिकल रख दिया और ऐसे मूव कर रही है, तो फिर क्या होगा, इस लंबाई में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ द रॉड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो स्पेस में जो भी कमी आएगी वो कहां पर, ये वाला में होगा, ये वाला में कोई कमी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि y डैश और y बराबर ही होता है, z डैश और z बराबर ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, अगर वो ऐसे मूव करता, इधर मूव करता, तो फिर लंबाई में संकुचन आता, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता। लेकिन जब वो इधर मूव कर रही है और उसका लेंथ इधर है, तो इस बार ये वाला लेंथ में कोई कंट्रैक्शन नहीं आएगा, इधर वाला में कमी आएगा। रॉड जितना मोटा नजर आएगा उतना मोटा नजर नहीं आएगा, वो लगेगा थोड़ा पतला हो गया है, ये घटेगा। ये क्या लगेगा, थोड़ा सा पतला हो गया, ऐसा आपको एहसास हो सकता है, लेकिन लंबाई में कोई अंतर नहीं आएगा। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात अगर कर रहे हैं तो इस केस में नहीं होगा, ये बात ध्यान रहे। और जब वो कोई लंबाई के डायरेक्शन में ही अगर मूव कर रहा है तो उस समय क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या बातें हैं हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे इसको, टाइम हो गया है। तो अब आप लोग हमको बताइएगा। हाँ बोलिए सर, अगर ऑब्जेक्ट सर कोई एंगल बना के वो चल रहा है सर, मान के चलिए एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ भी, तो वहां पर तो सर वाई डैश वाई नहीं होगा, जेड डैश जेड भी नहीं होगा। क्या उस सिस्टम में सर क्या फॉर्मूला सर यही आएगा या चेंज हो जाएगा सर? चेंज होगा, है ना। हम लोग उस क्वेश्चन पर भी डिपेंड मतलब बात करेंगे कि कोई अगर मान के चलिए इस तरह से तिरछा मूव कर रहा है ना, तो तिरछा मूव कर रहा है तो हम कहेंगे ना तो लंबाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना तो वर्टिकल है, तो दोनों कंपोनेंट को लेना पड़ेगा, दोनों कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, अलग ढंग से होगा उसका।
फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन हम लोग को अलग ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। उसको पहले कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो भी आएगा किसमें, हॉरिजॉन्टल में। फिर दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और निकल जाएगा, वो आएगा। इसका भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? सर ये फार्मूला पर न्यूमेरिकल भी बनेगा क्या सर? एकदम बनेगा। हम देखिएगा कि इंग्लिश वाला जो पीडीएफ है उसमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं, और भी करेंगे। इसी से तो न्यूमेरिकल बनेगा, बाकी सब तो हम लोग एमएससी में पढ़े थे सर, ये तो न्यूमेरिकल वैसा था नहीं सर। अच्छा अच्छा, आप फिजिक्स से किए हैं कि मैथ से किए हैं? चलिए ठीक है, हम बाद में बात करेंगे उसका। हाँ, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें जस्ट आज पहला क्लास था, फिर भी हमने काफी दूर तक आपको ले गया इसके रिजल्ट तक का। इसमें से कुछ सोचने वाली बात होगा, क्योंकि बहुत नई नई चीजें आपको सुनने को मिलेगी होंगी, क्योंकि ये पहले आप पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई करते भी हम लोग बीएससी और एमएससी में तो उतना उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में पार हो जाते हैं, क्योंकि चीजें काफी कठिन है। लेकिन अब आपको धीरे धीरे ये चीज उतनी कठिन नहीं लगेगी, और अब आप इसमें पूरी तरह से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको 4-5 क्वेश्चन भी दे देगा तो आप सारा का सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जब पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहां कहां कठिन लगेगा, कहां कहां आपको दिक्कत लगेगा, उस जगह पर हम आपको बार बार पॉइंट आउट कर देंगे, जहां पर कि आप सावधानी से आंसर दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ठीक है, आज हम लोग बहुत ज्यादा टाइम पार कर चुके हैं, तो सबको गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट।